तो समाधान मिल गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तर प्रदेश में क्या होगा ये आज दिल्ली में तय हो गया। पिछले कुछ दिनों से यह कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में संकट है। कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ गए, गृह मंत्री से मिले, फिर प्रधानमंत्री से मिले, पार्टी के अध्यक्ष से मिले, राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और वापस चले गए। 24 घंटे के अंदर 5 मुलाकातें योगी आदित्यनाथ ने की हैं और इस दौरान उत्तर प्रदेश पर कुल अलग अलग 7 अहम बैठकें हुई हैं। और सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में, इन मीटिंग्स में बीजेपी हाईकमान ने समस्याएं भी समझ ली और योगी को इन समस्याओं का समाधान भी बता दिया है। यूपी में 2022 चुनाव से पहले बीजेपी के जिस संकट की बात हो रही थी, पिछले 24 घंटे में इन 7 मुलाकातों के जरिए समाधान पर खूब मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकातों में जो एक शब्द सबसे ताकतवर बनकर उभरा, वो शब्द समाधान का है। संकेतों से राजनीति करने वालों और समझने वालों को ये तस्वीर बड़े ही ध्यान से देखनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को जो किताब भेंट की है, उसके कवर पेज पर एक शब्द समाधान का है। योगी ने यही किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी सौंपी, क्योंकि यूपी में जो समस्या है उसका समाधान भी इन्हीं तीनों को करना है और समाधान का केंद्र योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। इन 3 नेताओं से मुलाकात में जो तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण है, वो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की। अमित शाह हरे कुर्ते में हैं, योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र में हैं। इन दोनों नेताओं के बीच बजरंग बली की मूर्ति है, जिससे बीजेपी वाले उम्मीद कर रहे हैं कि सारा संकट बजरंग बली हर लेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूपी में कोरोना संक्रमण के बाद के राजनीतिक हालात, यानी पंचायत चुनाव में हार और 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का पहला चरण बीजेपी ने पूरा कर लिया? क्या हाल में राजनीतिक जो समस्या यूपी में उत्पन्न हुई थी, उसका समाधान योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को बता दिया? यूपी की समस्या का समाधान बीजेपी कैसे करेगी, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले यूपी में बीजेपी की समस्या समझ लीजिए। सरकार पर कोरोना से निपटने में फेल होने का आरोप, ब्राह्मण समाज में नाराजगी, ओबीसी मतदाताओं की बीजेपी से दूरी, कार्यकर्ताओं की सरकार से नाराजगी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में मतभेदों की खबर, पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कल 1 घंटे 40 मिनट तक इतिहास को लेकर चर्चा हुई। इतिहास की बात थी कि योगी की कार्यशैली को लेकर विधायकों में नाराजगी, इतिहास की बात हुई सरकार और संगठन में मतभेद और इतिहास की बात हुई कार्यकर्ताओं में उदासीनता। इस मौके पर योगी ने अमित शाह को एक पुस्तक भी भेंट की, जिसका शीर्षक था समाधान। समाधान निकला कि योगी को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। पिछले तकरीबन 1 महीने से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उत्तर प्रदेश बीजेपी को लेकर बैठकों का सिलसिला जारी रहा। इन बैठकों से यह संकेत साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को बीजेपी बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि यूपी चुनाव के नतीजों से ही 2024 की तस्वीर साफ होगी। 2024 में अभी वक्त है, लेकिन 2022 की बीजेपी ने अचानक तैयारी क्यों शुरू की, ये समझ लीजिए। इसका सबसे बड़ा कारण यूपी में हुए पंचायत चुनाव है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी से बहुत आगे निकल गई थी। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ जैसे जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इन नतीजों के बाद जब बीजेपी और संघ ने बैठकें शुरू की, तो ये बात निकलकर सामने आई कि ओबीसी और ब्राह्मण मतदाता कुछ दूर जा रहे हैं, इसलिए पंचायत चुनाव के नतीजे बेहतर नहीं रहे। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
योगी आदित्यनाथ पहले भी दिल्ली आते रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलते रहे हैं, लेकिन आज उनकी मुलाकात जिस पर सबकी नजर थी, सब जानना चाह रहे थे कि योगी और मोदी के बीच बात क्या हुई है, मोदी ने योगी से क्या कहा है, पूरे 1 घंटे 30 मिनट की इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर देखिए रविंद्र कुमार की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस एक मुलाकात की चर्चा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सबसे ज्यादा रही, उस मुलाकात की ये सिर्फ एक तस्वीर आई। आज दिन में तकरीबन 1 घंटे 30 मिनट तक चली इस मुलाकात में क्या बात हुई, पीएम मोदी ने सीएम योगी से क्या कहा, क्या पूछा, सीएम योगी ने उन्हें क्या बताया और क्या समझाया, इस पर जितनी नजर बीजेपी नेताओं की थी, उससे ज्यादा ध्यान विपक्ष और मीडिया ने लगा रखा था। इसलिए आज जैसे सीएम योगी यूपी भवन से पीएम से मिलने के लिए निकले, मीडिया के कैमरे उनका पीछा करने लगे। लेकिन ना मुलाकात से पहले और ना ही मुलाकात के बाद योगी ने मीडिया से कुछ कहा। लेकिन जो एक तस्वीर मीडिया में आई वो बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर बता रही है कि दोनों नेताओं में क्या बात हुई होगी। जी मीडिया के पास इस मुलाकात की एक्सक्लूसिव जानकारी है, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस तस्वीर को डिकोड कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में दोनों नेता एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। मास्क की वजह से चेहरे का बेहद कम हिस्सा दिख रहा है, लेकिन जो हिस्सा दिख रहा है उसमें दोनों को प्रसन्नता दिख रही है। तनाव का कोई भाव नहीं है। संकेतों से साफ है कि बात सरकार के कामकाज से शुरू होकर 2022 के चुनाव तक जरूर हुई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच आज लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत हुई और बातचीत का विषय था आगे क्या और कैसे, यानी कोरोना का कंट्रोल कैसे होगा, सबको वैक्सीन कैसे लगेगी, सरकार की योजनाओं को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। इस मौके पर माना जा रहा है कि योगी ने अपनी सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की जो कवायद थी उसका पूरा लेखा जोखा भी रखा है। दोनों के बीच में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई। पीएम से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। कल से योगी जितने लोगों से मिले उसमें पहली बार किसी मुलाकात का विजुअल आया। अब तक सिर्फ तस्वीरें आ रही थी। योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा को भी प्रवासी संकट के समाधान वाली वही किताब सौंपी जो वो पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप चुके थे। नड्डा ने इस किताब को ध्यान से देखा। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सरकार के कामकाज पर बात करने के बाद नड्डा और योगी के बीच संगठन पर बात हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई कि इतिहास से सबक लेते हुए भविष्य को कैसे संवारा जाए, यानी जो फैसले अमित शाह के पास लिए गए और जो निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए और इसके लिए संगठन को कैसे चैनलाइज किया जाए। और ये भी कहा गया कि यूपी में बीजेपी का बहुत कुछ दारोमदार आपके ऊपर है। 24 घंटे में इन मुलाकातों से ये तो साफ हो गया कि यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है, तो विपक्ष भी बीजेपी की तैयारियों को बड़े ध्यान से देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर अखिलेश यादव ने आज शायराना अंदाज में हमला किया। अखिलेश ने लिखा, पद भिक्षा की खातिर देश के सबसे बड़े सूबे के सूबेदार दुर्दिन ऐसे आए, दर दर भटक रहे हैं वो दिल्ली के दरबार। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही राजनीतिक चक्रव्यूह देखने को मिला था, जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव सत्ता के लिए आमने सामने थे और अब एक बार फिर 2022 में सत्ता में वापसी करने के लिए योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल कब तक कर पाएगी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से निकला क्या, इन मीटिंग से क्या बात बाहर आई, ये समझने के लिए हमारे साथ रविंद्र कुमार है। रविंद्र, दिल्ली आए योगी आदित्यनाथ, कई मीटिंग्स हुई, संदेश क्या है योगी आदित्यनाथ के लिए? अपनी कार्यशैली बदलिए, इसका अर्थ है कि जो काम करने का जो तरीका है उसको, उस अंदाज को बदलना होगा, यानी सबको साथ लेकर चलना होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि चेहरा सामूहिक होगा, बल्कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन संगठन और सरकार एक सुर में आगे बढ़ेगा। जो सरकार की योजना है वो संगठन जमीन पर ले जाएगा और जो संगठन की इच्छा है उसे सरकार पूरा करेगी। यानी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को और सांसदों को सबसे संवाद करना होगा योगी आदित्यनाथ को, और सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा
केंद्रीय नेतृत्व करेगा, यानी कोई भी फैसला होगा उसकी हरी झंडी पहले केंद्रीय नेतृत्व से मिलेगा। और यही बात है कि योगी आदित्यनाथ यहां से गए हैं तीनों बड़े नेताओं से मुलाकात करके, इतिहास को छोड़ते हुए जो मनमुटाव हुआ, भविष्य का निर्देश मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और संगठन सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, किन किन मुद्दों पर बढ़ेगी, सेवा ही संगठन है, इसको कैसे जमीन पर उतारा जाएगा, और केंद्र सरकार की जो योजना है खासकर किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इन सब को लेकर ही योगी आदित्यनाथ यहां से गए हैं। यानी बदले हुए योगी आदित्यनाथ होंगे, जो 4.5 साल में दिखाई दिए हैं वो अगले 7 महीना में नहीं दिखाई देंगे, जो शायद अगले 7 महीना में जो दिखाई देंगे, यही अपेक्षा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व या फिर जो प्रदेश का नेतृत्व है उनसे यही मांग कर रहा था कि ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सबको लेकर चले। लेकिन पार्टी का मानना है कि भले ही देर हुआ है, लेकिन आगे चलकर अगर हम एक साथ लड़ेंगे, एक सुर में लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि केंद्र से अपने पद को बचाने के लिए भिक्षा मांगा जा रहा है, तो जतिन प्रसाद जब बीजेपी ज्वाइन किए थे तो उनकी एक बात जरूर याद होगी, उन्होंने कहा था कि सारे क्षेत्रीय पार्टियों की बात छोड़ दिए, यहाँ के जो नेशनल पार्टी है एक व्यक्ति की पार्टी होगी, एक व्यक्ति के नेतृत्व में चल रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, अगर एक व्यक्ति की बात होती तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह या जेपी नड्डा से मुलाकात करके चल जाते। यहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात है और यही सामूहिक नेतृत्व तो मैसेज जो दिल्ली से है वो बिल्कुल स्पष्ट योगी आदित्यनाथ को पहुंचा दिया गया है। हम बात यूपी के लोकल फैक्टर की भी कर रहे हैं। रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब लोकल फैक्टर की बात हो रही है। जातीय समीकरण को साधना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2 दिनों में जातीय समीकरण को साधने की हर संभव कोशिश की है, और इसके लिए प्लान कैसे बनाया गया, प्लान क्या है जातीय समीकरण को साधने का, विशाल पांडे की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद 2 तस्वीरें सामने आई थीं। पहली तस्वीर अमित शाह और अनुप्रिया पटेल की थी और दूसरी तस्वीर अमित शाह के साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद की थी। दरअसल 2013 में अमित शाह जब उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी बने तो उन्होंने बीजेपी के अपर कास्ट वोट के साथ ओबीसी वोट बैंक को भी जोड़ा, और 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से 73 लोकसभा सीटें जीतती है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और उत्तर प्रदेश में 325 सीटों के साथ सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को झटका दिया और कुछ ही दिनों बाद ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में दूर हो गए। 2018 के झटके से सबक लेते हुए 2019 में बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने साथ मिलाया, लेकिन अब 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी को एक बार फिर ओबीसी वोटरों के दूर होने का डर सता रहा है। इसलिए एक बार फिर से यूपी में ओबीसी क्षत्रपों को साथ रखने के लिए खुद अमित शाह मैदान में उतर गए हैं और अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद से मिले। ये दोनों दल बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है, ये एक एक कर हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि अपना दल बीजेपी से क्या चाहता है। सूत्रों के मुताबिक अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री बनना चाहती हैं और उत्तर प्रदेश में कुछ और मंत्री पद की मांग कर रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 5% कुर्मी वोट बैंक पर अनुप्रिया पटेल का अच्छा खासा पकड़ है और पूर्वांचल के इलाकों में एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसीलिए बीजेपी अपना दल को साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी अनुप्रिया पटेल की इन दोनों मांगों को मान लेती है तो उसे किन इलाकों में फायदा होगा ये समझिए। मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी की। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट मांग रहे हैं और अपने बेटे प्रवीण निषाद को केंद्र सरकार में मंत्री बनाना चाहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में निषाद, कश्यप, मल्लाह का लगभग 4% वोट बैंक है और इसी के सहारे निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति करती आई है। अब इस नक्शे को समझिए कि बीजेपी को निषाद दल को साथ रखने से किन इलाकों में फायदा होगा। गोरखपुर, संत कबीर नगर, भदोही, जौनपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज, बस्ती।
इन दोनों दलों से तो बीजेपी बात कर रही है, लेकिन ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को बीजेपी ने पूरी तरह से छोड़ दिया, जिसकी वजह से ओपी राजभर बीजेपी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के हम नहीं हुए, भाजपा हमको अपने यहाँ रखना नहीं चाहिए। अगर वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की होती, अगर वो 1700 थाने में हिस्सेदारी पिछड़े दलित को दी होती, 75 जिले में हिस्सेदारी दी होती, अगर वो 826 ब्लॉक हैं उसमें हिस्सेदारी दी होती, तो ओम प्रकाश राजभर उनके साथ रहता। राजभर की नाराजगी की वजह भी है। पूर्वांचल के 6 जिलों में 2% वोटर उनके साथ माने जाते हैं। नक्शों के जरिए समझे तो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, वाराणसी में राजभर की पार्टी राजनीति करती है। हालांकि 2019 में ओपी राजभर की पार्टी ने कुछ कमाल नहीं दिखाया। जातीय समीकरण को देखें तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को साधने की पूरी रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है, लेकिन 12% ब्राह्मण वोट बैंक के लिए बीजेपी के पास क्या प्लान है, फिलहाल पार्टी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। हालांकि बीजेपी ने हाल ही में जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराया है, लेकिन जितिन प्रसाद पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के नेता नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या अपनी पार्टी में जो पुराने ब्राह्मण नेता हैं उनको एक बार फिर से आगे करेगी? कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.